बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग हमारे पास इस वक्त MCQs के जो हैं वो सवालात कंटिन्यू हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये MCQs हम आगे जो है मज़ीद भी सॉल्व करवाएं। आज जो हमने ईयर इंतखाब किया है वो 2011 प्राइवेट है, तो शुरू करते हैं इसको। हम कहते हैं बैंक डज नॉट पे अगेंस्ट चेक्स, बैंक डज नॉट पे अगेंस्ट चेक्स इफ दे आर। वो कहते हैं कि बैंक, कोई भी बैंक किसी भी चेक के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करता। कब? यानी कोई भी चेक लेके जाएं तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। कब? ओवर 6 मंथ ओल्ड, ये सोल्ड नहीं है, ओल्ड है, ये एरर है। और 5 मंथ्स ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड, 2 मंथ्स ओल्ड। देखें, एक बात याद रख लें, चेक की जो लाइफ होती है ना वो 6 मंथ की होती है। यानी अगर आज तारीख है 31 मई या 1 जून या 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से 6 महीने लगा लें आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर। अगर आप 2 दिसंबर को लेके जाएंगे वो चेक को नहीं लेगा। चेक लिखने के बाद की तारीख से और 6 महीने तक का टाइम होता है। आप उस दौरान में कभी भी चेक को इनकैश करवा लेते हैं। तो वो ये कहते हैं ओवर 6 मंथ अगर आप लेके जाएंगे तो डेफिनेटली बैंक पे नहीं करेगा। आगे कहते हैं द फॉलोइंग बैंक अकाउंट इज सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन। वो कहते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट के अंदर ज़कात डिडक्शन होती है। करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और टी अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट में। लाजमन जो सेविंग अकाउंट है आपका, ये सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ। कैश बुक जो है वो कौन सा पर्पस को सर्व करती है? क्या जर्नल या ट्रायल बैलेंस या लेजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? लाजमन लेजर के पर्पस को सर्व करती है। एन अकाउंटिंग बुक यूज फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस टू रिकॉर्ड। छोटे छोटे अखराजात अकाउंटिंग की किन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन किए जाते हैं? कैश बुक है, लेजर है, जर्नल है, पेटी कैश बुक है। डेफिनेटली पेटी कैश बुक है जिसके अंदर हम छोटे छोटे अखराजात को मेंशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ चेक इज रिसीव फॉर ₹4,000 एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। द बैलेंस ऑफ कैश विल शो। देखें, वो ये कहता है कि आपको एक चेक मिला पार्टी से, चेक मिला पार्टी से, और आपने उस चेक को शो कर दिया बैंक के कॉलम में, यानी उसको बैंक कंसिडर कर लिया। तो वो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस क्या शो करेगा। देखें, हमने इस बात को सीखा है कि जब भी चेक मिलता है वो कैश के बराबर होता है। अनटिल अनलेस कि वो ये बात खुद ना कह दे कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो फिर वो बैंक हो जाएगा, अदरवाइज वो कैश रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो पैसे कैश में रिकॉर्ड होने थे वो बैंक में रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो वही कहते हैं कि क्या इंपैक्ट आएगा, क्या कैश का क्या इंपैक्ट होगा? ओवर स्टेटमेंट यानी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, अंडर स्टेटमेंट कम रिकॉर्ड हुआ, नो इफेक्ट, बैलेंस। देखिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर अंडर स्टेटमेंट आएगा। क्यों अंडर स्टेटमेंट? इसलिए आएगा कि जो पैसे कैश में रिकॉर्ड होंगे तो बैंक में चले गए, तो इसका मतलब कैश के कॉलम में कम रिकॉर्ड हुए, तो इसका मतलब है कि अंडर स्टेटमेंट हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट इज एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। डेफिनेटली परचेज का अकाउंट जो है वो एक्सपेंस का अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं। इफ सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एरनेसली बाय 2000 द नेट इनकम विल शो। ये हमारा जो टॉपिक है ये उससे कंसर्न नहीं करता, करेक्शन ऑफ एरर, जो कि इस बार हमारा रिड्यूस सिलेबस है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द NSF स्टैंड फॉर नेशनल स्टडीज फाउंडेशन, न्यू स्टडीज फेडरेशन, नेट सफिशिएंट फंड, नॉन सफिशिएंट फंड। इसका मतलब है नॉन सफिशिएंट फंड, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। NSF का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस मौजूद नहीं है कि आपकी पेमेंट जो है वो आपके सप्लायर को की जा सके।
ठीक है, तो जब पेमेंट मौजूद नहीं होगी इसका मतलब है कि सफिशिएंट फंड नहीं है, तो नॉन सफिशिएंट फंड कहलाता है, तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं द ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस अराइजेस फ्रॉम दीज टू सोर्सेस। कहता है ओनर्स इक्विटी जो होती है बिजनेस में वो नीचे दिए गए दो सोर्सेस के अगेंस्ट में आती है, नेट इनकम एंड कैश, नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग, नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आती है। आगे बढ़ते हैं, दिस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। नीचे जो अकाउंट्स दिए हैं वो कहते हैं कि इनमें से कोई अकाउंट ऐसे हैं कि जिनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। कौन कौन से? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स अकाउंट, सेल्स डिस्काउंट सॉरी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाई। देखिए सेल्स डिस्काउंट डेबिट होता है, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड है डेबिट होगा, ऑफिस सप्लाईज एसेट है डेबिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपकी लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इसका सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, द एक्ट ऑफ टोटलिंग ऑफ मनी कॉलम ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। जब आप टी अकाउंट के अंदर दोनों जगह का टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, तो उस टोटल करने को क्या कहा जाता है? क्या पोस्टिंग या रूलिंग या बैलेंसिंग या फुटिंग? यकीनन फुटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द टर्म अकाउंटिंग पीरियड मीन्स द स्पेन ऑफ टाइम कवर्ड बाय। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड, स्पेन ऑफ टाइम का मतलब होता है खास हिस्सा टाइम पीरियड की कवरेज का। स्पेन ऑफ टाइम कवर्ड बाय, क्या इनकम स्टेटमेंट का टाइम पीरियड मुकम्मल हो, बैलेंस शीट का मुकम्मल हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मुकम्मल है, ऑल ऑफ दीज, यकीनन ऑल ऑफ दीज है इसका मतलब। यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, तो जो स्पेन ऑफ टाइम होता है वो जो कवर करता है उसमें तमाम चीज़ें मुकम्मल की जाती हैं, इसका मतलब ये है। आगे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स लेस एंडिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंस। उन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज है? एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपकी सेल, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर सेल्स है फॉर एग्जांपल 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 70,000 की, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 30,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि सेल ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, यही बात वो आपसे बोल रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बेस्ट है। आगे चलते कहते हैं अकाउंट्स आर अपडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय। अकाउंट्स को अपडेट कर दिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर अकाउंट्स को अपडेट कर दिया जाता है। किसके ज़रिए? करेक्टिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग। यकीनन एडजस्टिंग एंट्रीज के ज़रिए हम अपडेट करते हैं कि जो भी गलती है, जो लिखने से रह गया है और जो भी करेक्शंस हैं, दीगर अमाउंट का एरर है, किसी भी किस्म के एडजस्टमेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम साल के अख्ताम पर की जाती हैं ताकि हमारे जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट एक्सपेंस आर सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखिए बैड डेट एक्सपेंस अब तक हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो बैड डेट्स का ताल्लुक होता है दरअसल अकाउंट रिसीवेबल से, ठीक है। यानी आपने जितना माल उधार बेचा है वो रिकवर ना हो सके या उसका कुछ पोर्शन रिकवर ना हो सके, और अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक होता है आपकी सेल्स के साथ। इसका मतलब ये है कि आप जो माल बेच रहे हैं वो माल को बेचने के दौरान जो अखराजात आते हैं तो उन अखराजात में से एक खर्चा बैड डेट्स का भी है। यानी बैड डेट्स भी एक तरह का खर्चा ही है आपका कि अगर पैसे रिकवर ना हो पाए तो भाई आप अपने ज़िम्मे लेंगे ना उसको, तो इसलिए ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस के अंदर कैटेगराइज करता है। हम मज़ीद इसमें जो है वो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो है वो MCQs को देखते हैं कि इसमें कौन से MCQs और हैं। वो कहते हैं अगला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या चीज़ शामिल है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनफैक्ट होता क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कैश एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ऑल ऑफ दीज।
देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दरअसल होती है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन होती है कि जिसके अंदर आप फिक्स एसेट की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट को रिड्यूस करते जाते हैं। इनफैक्ट आप कैश निकाल कर डब्बे में नहीं डालते कि मेरा एसेट 1000 रुपये रिड्यूस कर गया तो 1000 रुपये आपने प्रॉफिट में से निकाले और डब्बे में डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं करते आप। तो इसका मतलब है कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मगर ये आपको पता होता है कि अब ये मेरा जो फिक्स एसेट है वो अपनी वैल्यू कम करता जा रहा है और एक वक्त आएगा ये वैल्यू बिल्कुल रिड्यूस कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सप्लाईज ऑन हैंड ₹140 जनवरी 1 ओपनिंग सप्लाईज 140 है, सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 530, तो और सप्लाईज कंज्यूम जो है वो आपकी है 480 की। देखिए ये एक सीधी सी कैलकुलेशन है। सप्लाईज एट दी एंड, एंडिंग सप्लाईज मालूम करने जा रहे हैं वो, एंडिंग स्टॉक एक तरह का। देखिए इन हैंड में परचेज को शामिल कर लेंगे आप और जो कंज्यूम हुआ है वो माइनस कर देंगे आप, यानी 530 प्लस 140 तो 670 रुपये। 670 में से 480 माइनस करते हैं तो जो भी इनमें ऑप्शन होगा वो आप उस पर टिक कर दें। अक्सर ऑप्शन इसमें गलत भी होते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आपने क्या करना है, 530 140 को जमा कर दें तो ये आपका आ जाएगा 670 और इसमें से माइनस कर दें आप 480 रुपये। तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग। कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल जो है वो एक सीक्वेंस है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल एक तरतीब है, सीक्वेंस है। किस पीरियड के दौरान होती है कि अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है वो 2 इयर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन 1 आवर, यकीनन अकाउंटिंग पीरियड ही कहलाएगा वो। उसी के अंदर ही अकाउंटिंग साइकिल जो है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो तरतीब होते हैं। आगे कहते हैं व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज जीरो, जब ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो जाता है, इट इम्प्लाइज दैट, यानी नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट जीरो है, इसका क्या मतलब है मैं आपको लिखकर बताऊं आसानी से। यानी जो सेल्स है आपकी, सॉरी मैं कैलकुलेशन लिखकर बता देता हूं फिगर, यानी सेल्स आपकी है 1 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1 लाख, सॉरी सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 1 लाख की, यानी जो माल बेचा है आपने उसकी कॉस्ट भी 1 लाख है। तो इसका मतलब यहां पर जीरो ग्रॉस प्रॉफिट आया। वो यही बात बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज जीरो, इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रेटर होगी ग्रॉस प्रॉफिट से, नेट सेल्स बराबर होगा ग्रॉस प्रॉफिट के, या नेट सेल्स बराबर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो देखें बिल्कुल वही बात है, ये सेल्स है आपकी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दोनों बराबर हैं, तो यही ऑप्शन आपका बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिपॉजिटर्स बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट मींस, डिपॉजिटर की बुक्स जो हैं वो क्रेडिट बैलेंस को शो कर रही हैं, ठीक है। डिपॉजिटर कौन होता है, डिपॉजिट करने वाला। अगर उसकी जो बुक्स हैं वो शो कर रही हैं क्रेडिट बैलेंस, उसका मतलब क्या है कि अमाउंट ओवरड्रॉ है, अमाउंट डिपॉजिटेड है, आउटस्टैंडिंग चेक अनक्लियर्ड, यकीनन अमाउंट जो है उसने ज़्यादा निकलवाई हुई है, तभी ये आपका जो बैलेंस है वो ज़्यादा शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये ईयर था वो मुकम्मल हो गया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार इसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो वीडियो को बार बार देखें ताकि समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि इसको हम क्लियर कर सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में और हम उसमें कोई नया ईयर आपको सॉल्व करवाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।